सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं व्यापार बजट स्पेशल और 2024-2025 के बजट की आमद है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के बाद एक बजट पेश किया जाना है जो इस हुकूमत का, इस इत्तेहादी हुकूमत का पहला बजट है। और ये आने वाला बजट हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, कितने खसारे का होगा। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर खसारा अब बढ़ता जा रहा है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर टैक्सेस की मज़ीद भरमार होनी है, टैक्स रेट में मज़ीद इजाफा होना है, टैक्स नेट कितना बढ़ाने में हुकूमत कामयाब हुई है और टैक्सेस के रेट्स को किस हद तक इस बजट के बाद बढ़ाया जाएगा। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो आपसे शेयर करने बड़े ज़रूरी हैं। खासतौर पर जो तवानाई सेक्टर है उसमें अब खसारा 2400 अरब से तजावुज़ कर चुका है। ये पिछले चंद सालों में 2000 अरब का इसमें इजाफा हुआ है। हर आने वाली हुकूमत इस खसारे को कम करने के दावे करती है, लेकिन अमली तौर पर सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर इसके साथ साथ शहरी इलाकों में अगर 450 गज से ज़ायद प्रॉपर्टी की फ़रोख्त करनी है तो इस पर नॉन फाइलर्स को 10.5% के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा। यहाँ पर यह टैक्स में इजाफा हुआ है। ऑटो सेक्टर जो कि पहले इस वक्त परेशानी से दो चार है, वहां पर भी 10% का नया टैक्स आयद किया जा रहा है। और इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 ऐसी अशिया होंगी जिन पर मजीद सेल्स टैक्स लगने हैं। तो उन टैक्सेस के लगने के बाद महंगाई में कितना इजाफा हो सकता है, इन टैक्सेस को किस तरह से हुकूमत कंट्रोल कर सकती है और कितना चैलेंज होगा हुकूमत के लिए ये बजट साजी और फिर ये बजट पेश करना और फिर इसको एक एक्सेप्टेंस इसकी पैदा करना। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतिशाम उल हक साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नुमान साहब, ये जो नया बजट आ रहा है इससे क्या तवक्कुआत हम लगा सकते हैं, कितना अवामी रिलीफ इसमें हो सकता है? ये हुकूमत अभी सिर्फ 4 माह पुरानी है, इससे हम कोई इनके पास स्पेस है, कोई मार्जिन है, इनसे रिलीफ की तवक्को की जा सकती है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रिलीफ तो बहुत दूर की बात है। अगर स्टेटस को मेंटेन रहे अवाम के हवाले से तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम चाहते हैं गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उसकी सिंपल सी वजह ये है कि आपकी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है जिसको अच्छा खासा हर साल इंक्रीमेंट दिया जाता है। अब जो इन्फ्लेशन मुल्क के अंदर 20-25% रहा है पिछले सालों में, उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर भी आता है। ऑन टॉप ऑफ इट हम ये देखते हैं कि 23% जो है वो आपका तकरीबन जो बोरोइंग कॉस्ट है जो रही है, आपका इंटरेस्ट रेट रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट के लिए अपने खर्चे मैनेज करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आवाम को रिलीफ मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आवाम को रिलीफ मिलने की मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक सूरत हाल निकल सकती है, वो ये है कि चंद दिनों पहले जो इन्फ्लेशन का नया डेटा सामने आया है उसमें तकरीबन जो नया इन्फ्लेशन रेट है वो 11% है, जो कि लोएस्ट है पिछले 30 महीनों का। अगर ये इन्फ्लेशन रेट को बुनियाद बनाया जाए और उसकी बुनियाद पे कुछ इंटरेस्ट रेट्स में अगर कमी की जाए तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि जो पैसे उन्होंने टैक्स की मद में आवाम से कलेक्ट करने थे उसकी बजाय वो जो है अपने इंटरेस्ट रेट में पैसे जो है बचा लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन के जो नंबर्स में कमी है ये खुशाइन बात है, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट को फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी वजह से मजीद बोझ जो है वो आवाम के कंधों पर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज किसी भी कंट्री में किसी भी सूरत हाल में जबकि एक तरफ IMF का प्रोग्राम की नेगोशिएशन आपके सर पर खड़ी हुई हो, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट 23% हो, और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की बोरोइंग मजीद बढ़ती रही है पिछले कई सालों में, तो ऐसी सूरत गवर्नमेंट को बजट मैनेज करना और आवाम की तवक्कुआत को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल होगा। सही। तो नवाज साहब, ये इंटरेस्ट रेट में अगर आप कमी की बात कर रहे हैं तो इस कमी का फ़ायदा सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को होगा, सिर्फ मखसूस तबके को होगा, या फिर एक आम आदमी तक भी इसके असरात पहुँच सकते हैं? देखिए, इंटरेस्ट रेट की अगर कमी होती है ना, इसका इम्पैक्ट हर आदमी को फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल आपकी जो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम होगी। गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट अगर कम होती है फॉर एग्जांपल तो फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी गवर्नमेंट के लिए। फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी, फिस्कल स्पेस से मुराद ये होता है कि गवर्नमेंट को मजीद टैक्सेस नहीं लगाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो इंटरेस्ट की पेमेंट में जो बचत होगी, तो बजाय नए टैक्स लगाने के गवर्नमेंट वहीं से पैसे निकाल लेगी। ये फिस्कल स्पेस से मुराद होती है। तो जाहिर है कि अगर आवाम पे मजीद टैक्सेस नहीं लगते तो उसका फ़ायदा आवाम को ही होगा। फिर ये होता है कि बिजली है, बिजली की कीमतें, तमाम चीज़ों पर जो है ना इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट होता है। प्लस ये कि इससे बिजनेस का सेंटिमेंट बेहतर होता है। ये भी मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो है बिजनेसेस को इंटरेस्ट कॉस्ट की मद में कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। लेकिन सब चीज़ें अभी आने वाले वक्तों में देखी जाएंगी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन्फ्लेशन का जो नया डेटा आया है, एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट इस साल से कम होना शुरू हो जाएंगे। कितने कम होते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी देखना बाकी है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होते हैं तो ये मार्केट में बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल से मजीद इसमें कमी आएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंटरेस्ट रेट चूंकि बहुत ज़्यादा है, 23% के ऊपर है, क्या इससे इतना
इम्पैक्ट आ जाएगा इससे कि इससे बिजनेस में बूस्ट आ जाए, मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर बिजनेस में कोई बूस्ट आएगा, क्योंकि बिजनेस में बूस्ट लाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए जो आपको इंटरेस्ट रेट का लेवल चाहिए वो तकरीबन 10-12% का है, जिस वक्त 23% पे चल रहा है। तो जाहिर है कि अभी तो कहते हैं दोनों जिल्ली दूरस्त वाली बात है, 10-12% इंटरेस्ट रेट किस सदी में आएंगे तभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी अगले 3 से 5 साल अगर हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं तो IMF प्रोग्राम के अंदर तो इंटरेस्ट रेट में सब्सटैंशियल कमी लाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर इंटरेस्ट रेट कुछ कम होते हैं तो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट में कमी आ जाएगी, जिसका फायदा आवाम को ऐसा होगा कि मजीद टैक्स लगाने की शायद गवर्नमेंट को जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो एहतशाम साहब, ये हम देख रहे हैं कि वही टैक्सेस की जो एक शरह है उसको ही बढ़ाया जा रहा है। टैक्स नेट इस पिछले 1 साल में भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा उसमें नहीं हो सका। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई, अभी तक चंद हज़ार ताजिरों ने खुद को अपनी उस ऐप पर रजिस्टर करवाया है। तो ये अब इस आने वाला जो बजट है इसमें क्या तवक्कुआत इस हुकूमत से हम लगा सकते हैं? कुछ इसमें नुमान साहब को तो कोई बहुत बड़ा अवामी रिलीफ इसमें नज़र नहीं आ रहा, आप किस नज़र से देखेंगे ऐसे आने वाले बजट को? मामूली हालात में बजट पेश करने की जा रही है। अगरचे हम देख रहे हैं, अरसे से हम यही कहते हैं कि जी मुश्किल हालात हैं, लेकिन जो सियासी इंतशार इस वक्त आप देख रहे हैं वो कमी उसमें होती नज़र नहीं आ रही, वो बढ़ता चला जा रहा है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमतों के पास कितना क्वेश्चन बाकी रह जाता है। अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब आज चाइना चले गए हैं। अब के बजट आना था 7 तारीख को, 3 तारीख को NEC की मीटिंग होनी थी, वो सारा मामला पीछे रह गया। फिर 10 तारीख आई, आज एक रिपोर्ट है कि जी वो 12 तारीख को जो है ना वो बजट पेश हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा जा रहा है 4 दिन के दौरे के बाद चाइना के वो शायद जॉर्डन या मेरा ख्याल है ट्यूनिस जाने का उनका प्लान है। तो सवाल ये है कि ये बजट कब पेश किया जाएगा? पहले ही आप देख लें NEC की मीटिंग नहीं हुई, उससे पहले एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो अहदाफ बुनियादी मुकर्रर किए गए वो एहसन इकबाल साहब शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। लेकिन ना इस सारे तनाज़ुर को अरबा अगर ध्यान में रखें तो हम ये देखें कि हुकूमत क्या करने जा रही, सिवाय एक चीज़ के जो मुझे लग रहा है कि जिस पे हुकूमत इत्तेफाक करेगी, तकिया करेगी, इत्तेफाक नहीं करेगी, जो हमेशा से हो रहा है कम से कम 20-25 सालों से, कि वही बजट खाकान नजीब साहब एक अरसा तक फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे, उनके बारे में कहा जाता है वही बजट ब्लैक बना के रखते थे और अगले साल रेप्लिका तैयार करते थे, 2-4 चीज़ें आगे पीछे करके वही पेश कर दिया करते थे। अब सवाल है कि जी जो आप बात कर रहे हैं कि जी आम आदमी को रिलीफ, तो मुझे नहीं लगता किसी तौर पे नज़र आता। मुझे ये ज़ाती तौर पे 38% से कम होकर महंगाई जो अब 11.76% हुई है, मुझे वो भी मैथड टू द मैडनेस नज़र नहीं आ रहा। आज जो फिगर कल दिए परसों इन्होंने स्टैटिस्टिकल डिवीजन ने, उसको देखा जाए तो आज चीज़ें उसी तरह महंगी हैं, बल्कि कई चीज़ें उससे ज़्यादा महंगी होगी। इन हालात में हुकूमत 18,000 अरब का बजट तकरीबन पेश करेगी, जो टोटल साइज़ बनता है। उसमें आम आदमी के लिए क्या है? लेकिन हायर एजुकेशन का बजट अरबाब 60 अरब से कम होके वो आ गया 25 अरब पे आ गया, तकरीबन 40% उसमें कमी आ गई। दूसरी तरफ 400 अरब से ज़्यादा कहा जा रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम होगा। अब आम तौर पे लोग इसको इस तरह देखते हैं कि तालीम ख़त्म हो रही है और कौम को मंगता बनाया जा रहा है, बजाय इसके कि कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए, अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर में तब्दील किया जाए और जो मांगने वाले हैं उनके लिए कोई रोज़गार के बंदोबस्त किया जाए। तो एडहॉकिज़म जो है ना वो इज़ अ बज़ वर्ड, जो हुकूमत जिस तरह पहले करती आई है आज भी करती आई है। अब अगला सवाल ये है कि जी जो 18,000 अरब का बजट बनाने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये जो बातें आ रही हैं 10%, 15% तनख्वाह बढ़ेगी और पेंशन बढ़ने की बात हो रही है, महंगाई जिस तरह अभी नुमान साहब बता रहे थे 22-23% इंटरेस्ट रेट हो, और बाय द वे जो लेने जाते हैं बैंकों से कर्जे, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वो 26-27% उनको देना पड़ता है। इन हालात में मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, किसने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है? देखें, अब वो इंजन ऑफ ग्रोथ तो प्राइवेट सेक्टर को कहा जाता है, गवर्नमेंट इज़ ब्रोक, उसके पास कुछ रह नहीं गया। आज आके आप देख लें कि जो अदारे रह गए हैं 15-20 जो थोड़े से बेहतर हैं, तकरीबन 100 अदारों में से जो इनकी निजकारी होनी है उस पर सियासी तौर पे तनाज़ा पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती स्टील मिल हो, पीपल्स इस तरह नून भी नहीं चाहती, PIA बाकी लोग भी नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि जी इन मौजूदा हालात में हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए वही होगा, पंजाबी में कहते हैं डंग टू पाउच सिस्टम। इन्होंने क्या करना है, जल्दी से बजट बनाना है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है आधा बजट फंड होगा बाहर के पैसों से। चाइना गए हैं, चाइना भी जाके आखिरी बात कर दूं, आगे मजीद भी चलकर जरा डिस्कशन का एक आखिरी बात कर दूं अरबाब, ये चाइना जाने की जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जो IPP जो चाइनीज़ IPPs हैं
उनकी अदायगियाँ एक अरसे से रुकी हुई हैं डॉलर टर्म में, वो नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि शायद उनमें कमी आ जाए, कमी आ जाएगी तो वो कहा जा रहा है कि बिजली की कीमत कम हो जाएगी। अभी आप मुझे बताएं, इस वक्त तकरीबन 300% से ज़्यादा एक साल में गैस बढ़ चुकी है, 60% से ज़्यादा बिजली की कीमत बढ़ चुकी है। सर्कुलर डेट का जिक्र किया 23,000 अरब का, तो देखा जाए तो गैस को मिलाएं तो ये 5 ट्रिलियन का बन जाता है टोटल, 5,000 अरब का ये है। तो मुझे लगता है ये एनर्जी सेक्टर बिगेस्ट होल है अरबाब, इसको कैसे ठीक करेंगे? तो बजाय मायूसी गुनाह नहीं लगता कि चीज़ें आसानी के साथ ठीक होंगी। जी ठीक है, अभी जो इबाहम है तारीख में, उमर हयात बजट की तारीख में, ये अभी तक क्यों नहीं दूर हो सका है? वज़ीर आज़म के दौरे ज़ाहिर है वो पहले से प्लान होंगे, कब उनको वापस आना है, कब बजट पेश किया जाना है। जिन इजाफी टैक्सेस की बात हो रही है उसके हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये टैक्स लगने जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। सबसे पहले तो जो आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट था, ख़ास तौर पे जो आज प्राइम मिनिस्टर चाइना रवाना हुए, हमारी बात हुई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने कहा कि 7 जून को बजट पेश हो जाएगा। जब IMF डेलीगेशन जिस दिन आया था तो टेंटेटिव डेट जो है वो 7 जून की है। फिर उसके बाद एक प्लान विज़िट प्राइम मिनिस्टर का था, उसमें देखा कि हमने प्राइम मिनिस्टर चाइना चले गए, और अब 8 जून को प्राइम मिनिस्टर ने वापस आना है, 10 जून को प्राइम मिनिस्टर ने फिर जॉर्डन चले जाना है, अब 12 जून को प्राइम मिनिस्टर की वापसी है। ये एक बड़ी मेरे ख्याल में ख़ास तौर पर हुकूमती नाअहली हम इसको कह सकते हैं कि एक तरफ आप अपने इंटरनेशनल विज़िट्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं और दूसरी जानिब आपने मुल्क का बजट पेश करना है। तो आप इन विज़िट्स को इस अंदाज से प्लान कर सकते थे कि जिस दिन बजट पेश हो आप उससे एक दिन बाद चले जाएं, या अब 12 को कहा जा रहा है कि बजट पेश होगा तो 12 को प्राइम मिनिस्टर की वापसी है। और यूजुअली एक प्रैक्टिस होती है कि कैबिनेट मीटिंग होती है बजट से पहले, बजट के जो अहम अहदाफ होते हैं उनकी अप्रूवल दी जाती है, और फिर उसके बाद जो सैलरीड क्लास है उनकी सैलरीज जो इंक्रीज़ है या बोनसेस हैं या फिर जो अलाउंसेस हैं उनमें इंक्रीज़ का फ़ैसला किया जाता है। तो वो सारे फ़ैसले कैबिनेट करती है। अब मसला ये है कि अब उस दिन प्राइम मिनिस्टर 12 को आएंगे, कैबिनेट चेयर करेंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बजट के हवाले से कोई तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ ये चीज़ नज़र आती है कि शायद 12 को भी बजट पेश ना हो। ठीक है, अब ये बजट शायद ये है कि 13 को पेश हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर आगे आपको पता है कि ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी, और अभी तक एक और बड़ा मामला ये है अरबाब कि अभी तक जिस कमेटी ने फाइनेंस बिल को डिस्कस करना होता है और उसकी जो शिकवार जायज़ा लिया जाता है जिस कमेटी का, वो सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना है, अभी तक उसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकी है। अभी तक NEC मुकम्मल तौर पर उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है। अब मसाइल ये हैं कि जब आपके पास इस तरह की चीज़ें हों और आप अपने फ़ॉरेन विज़िट्स ही प्लान करते रहें, बजट आपने मुल्क का पेश करना है। आज मैं एक दोस्त के साथ इसी तरह गपशप कर रहा था तो मुझे अचानक मेरे मुंह से निकल, मैंने कहा यार, कहता है यार बजट की डेट दोबारा चेंज हो गई। मैंने कहा बजट की डेट, बजट फाइनल हो चुका है, बजट तैयार हो गया है, बजट की अप्रूवल हो चुकी है। अच्छा। अब एक रस्मी कार्रवाई बाकी है। ठीक है, अब जो IMF मिशन आया था, फाइनल हुई है, जरा ये सारी इसमें कौन कौन से टैक्सेस हैं, क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या फिगर्स हैं, मैं आपकी तरफ जरा वापस आऊंगा। नुमान साहब, ये जो अभी उमर डिटेल बता रहे थे, इससे आपको हुकूमत की सीरियसनेस, इंटेंशन, प्रायोरिटीज़, इन चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि कोई तवज्जो ही नहीं है कि बजट की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हो सका है। आगे ज़ाहिर है कि सरकारी छुट्टियां भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के अपने जो प्लान्स हैं वो अलग हैं, तो ये लग नहीं रहा कि अगले कोई 8-10 दिन में भी ये बजट पेश करने की मूड में है हुकूमत। देखें, मसला बजट पेश करने का जो है ना, इस वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन बहुत टाइट चल रही है इन टर्म्स ऑफ IMF अप्रूवल। आप जो भी बजट पेश करेंगे, गवर्नमेंट के पास मार्जिन बहुत कम है। आपने हर चीज़ IMF से अप्रूव करवानी है। फॉर एग्जांपल, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें पता ही है कि IMF का बड़ा क्रिटिकल रोल है इसके अंदर। फिर इसके अंदर IMF की बहुत सारी शराइत ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पर जो है आप कुछ मखसूस गवर्नमेंट्स हैं उनको आप पेमेंट्स नहीं करेंगे या उसके लिए बजटरी एलोकेशन नहीं रखेंगे, या फिर बहुत सारी IMF की जो पेमेंट की रिलीज टर्म्स होती हैं वो इस बात पर मुनहसर होती हैं कि आपको अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलेगी तभी हम रिलीज करेंगे। तो यही वजह मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त ये चाइना, UAE, सऊदीया के जो टूर्स वगैरह हो रहे हैं गवर्नमेंट के, इसे हमें एक जनरल टूर नहीं लेना चाहिए, इसको एक उस बजट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर बजट में आ रहा है तो हमने चाइनीज काउंटर पार्ट्स हैं, UAE काउंटर पार्ट्स हैं, उनको किसी से हमने पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, किसी से हमने डेफरल लेनी है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट बहुत टाइट पोजीशन के अंदर है और वो ये सारी जो ट्रैवलिंग हो रही है, ये IMF को जो ऑन बोर्ड
लेना है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है उसकी चीज़ों को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये कुछ हमारे जो की प्लेयर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं, की फाइनेंसर है, जब वहाँ से जब तक किसी किस्म की एश्योरेंसेस नहीं मिल जाती, आई थिंक गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू अनाउंस अ बजटरी डेट। तो मैं ये समझता हूँ कि विद इन अ वीक जब प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे, कुछ एश्योरेंसेस, कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगी, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है बजट की जो डेट है वो अनाउंस करने की पोजीशन में आएगी। फिर आप ये भी देखें ना कि अगर आपने एक बार वर्किंग कर ली, फिर आपने अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाई वो वर्किंग, फिर आईएमएफ से आपने अप्रूवल ली, अगर आईएमएफ की अपने अप्रूवल के बगैर बजट प्रेजेंट कर दिया तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग पोजीशन में है गवर्नमेंट। फिर आपने आवाम को भी देखना है कि आवाम पे कितना बोझ डाल सकते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ 4 महीने पुरानी है, तो ये सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट बहुत टाइट पोजीशन में है इस वक्त। ठीक है, तो नवाज साहब ये अब जिस तरह ये आईएमएफ वाला फैक्टर है कि अगर अगले प्रोग्राम के लिए उनको कन्विंस करना है तो ये बजट की हर सेक्टर की अप्रूवल उनसे लेनी है, तो उनकी अप्रूवल के साथ फिर कैसे कोई रिलीफ या कोई टैक्सेस में कमी या किसी और तरह की कोई बेहतरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर तो फिर ये बड़ा ही ये समझे कि सख्त बजट आने वाला है। देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था मुझे किसी भी किस्म के रिलीफ की कोई भी उम्मीद नहीं है। आप मजीद टैक्सेस के लिए तैयार रहें, और मजीद टैक्सेस में ज़्यादा टैक्सेस उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर लगेंगे जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं। सिंपल इज़ दैट। कहाँ से आप लेके आएंगे? क्या इस वक्त या तो होना ये चाहिए ना कि अगर आप टैक्सेशन की अपनी बेस बढ़ा रहे हैं तो आप ऐसी को लेके आएँ कि फॉर एग्जाम्पल ज़राअत है, ट्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, इन सेक्टर्स को आप टैक्स नेट पर लेके आ रहे हैं। लेकिन जो अभी तक जो है ना सिर्फ नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स लगा देना जो है वो काफ़ी नहीं होता। नॉन फाइलर्स तो ये ना मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि नॉन फाइलर्स पर हम टैक्स लगा देंगे कि जब वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको हम मजीद टैक्स ले लेंगे। लेकिन जाहिर है आजकल तो प्रॉपर्टी मार्केट का वैसे बेड़ा गर्क है, प्रॉपर्टी मार्केट वैसे ही बैठी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो रनिंग सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, रनिंग सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन का जो थोड़ा बहुत काम जो कंस्ट्रक्शन में जो भी कुछ हो रहा है, जो रनिंग सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी है उस पर टैक्स लगाया जाए। उसकी क्या स्ट्रैटेजी है हमारे पास? वो कोई स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही। बिल्कुल सही है नवाज साहब, आपको इस बजट में कोई रिलीफ खास नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में हम डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतिशाम साहब, उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। व्यापार बजट स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और एनर्जी सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर एक बड़ा बोझ है, बल्कि अगर सबसे बड़ा बोझ कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, चूँकि जो इसका गर्दिशी खसारा है, जो कर्जा है, वो 2013 में 450 अरब से बढ़ते बढ़ते 2022 यानी सिर्फ 9 सालों के दरमियान 6 गुना बढ़ा और 2400 अरब से क्रॉस कर गया। और अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो शायद 2025 तक ये 4000 अरब तक पहुँच जाएगा। एक अंदाज़ा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि 2025 तक सिर्फ 1500 अरब रुपए की वो बिजली के चार्जेस तमाम पाकिस्तानी पे कर रहे हैं जो कि इस्तेमाल ही नहीं होती। लेकिन चूंकि माजी की हुकूमतों ने कुछ इस तरह के मुआहदे किए हैं तो अब वो टैक्सेस की मद में या ड्यूटीज़ की मद में या बिल की मद में, महंगी बिजली की मद में वो तमाम पैसे इस वक्त पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। और इसके बावजूद ये गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब इसको किन मौसर इक़दाम से रोका जा सकता है? तवानाई पाकिस्तान में कैसे पैदा की जाए, कितनी तवानाई की ज़रूरत है और सस्ती तवानाई कैसे पैदा की जा सकती है? फिर तवानाई के शोबे में ये जो कमी है या जो ये हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से ये कर्जा मुस्तकिल बढ़ रहा है, चंद सालों में इसकी तादाद में इसकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और तवानाई के शोबे में किस किस्म के चैलेंजेस हैं, ये इस पर कोई भी हुकूमत आ जाती है वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? बिजली की पैदावार सस्ती क्यों नहीं हो पा रही है? माजी की हुकूमत के किए गए मुआहदे आने वाली हुकूमत क्यों कंटिन्यू करती है, क्यों कैरी करती है और फिर उसका असर एक आम आदमी पर पड़ता है और वो महंगी बिजली ख़रीदने पर मजबूर हो जाता है? तो ये जो बजट हुकूमत ये लेकर आ रही है हुकूमत, इसमें क्या कोई ऐसी पॉलिसी सामने आएगी कि पाकिस्तान को इस महंगी बिजली से थोड़ा रिलीफ मिल सके? ज़ाहिर छुटकारा मिलना तो मुमकिन नहीं है, चूँकि जब पब्लिक सोलर की तरफ गई, सोलर पैनल्स अपने ख़रीद कर लगाने लगे लोग, तो फिर खबरें ये भी सामने आई कि हुकूमत उन पर भी टैक्सेस की मद में भारी रकम आयद करेगी और वहाँ से भी रेवेन्यू जमा किया जाएगा। अभी तक बहरहाल ये मामला फाइनल नहीं हो सका, अभी इस मामले को तय होना बाकी है। लेकिन जो तवानाई का शोबा है उसमें रिफॉर्म्स अब बड़े ज़रूरी हैं और ऐसे रिफॉर्म्स जो ओवर द नाइट हमें होते हुए नज़र आएँ। चूँकि जिस तरह से गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है तो पाकिस्तान चाहे IMF के प्रोग्राम में चला जाए, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा ले, पाकिस्तान अपना रेवेन्यू जनरेशन को तेज़ कर दे, लेकिन अगर ये गर्दिशी कर्जा इसी तरह से बढ़ता रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकेगी। ये जो सर्कुलर डेट है पाकिस्तान की GDP का 3.8% है, जबकि कर्ज़ों का ये 5.6% है, जो कि एक अच्छा खासा फिगर है। अब जो मसाइल हैं एनर्जी सेक्टर के उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अहमद अजीम अलवी साहब चेयरमैन है पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ पावर एंड गैस के। बहुत शुक्रिया अहमद अजीम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो
इस एनर्जी सेक्टर की जो मुश्किलात हैं ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? जो गर्दिशी कर्जा है इसमें पिछले 10-11 साल में जो हमने इजाफा देखा, कोई 6-7 गुना इजाफा ये हो चुका है। किस तरह से और किन इकदाम के ज़रिए अहमद साहब इसको कंट्रोल किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जनाब आपने मुझे मौका दिया कि अपनी बात कर सकूं। मेरे भाई, असल में ये प्लानिंग का फुकदान है जिसकी वजह से इस वक्त ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं और हाथ से सब चीज़ें निकल रही हैं। इसका आसान हल जो आपने कहा कि क्या किया जाए, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके बड़े यूनिट्स हैं जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स, उनके साथ साथ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो नुमाइंदे हैं, जो ये चीज़ें समझते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, उन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक ओपन फोरम पे लेके बैठें और उनके मशवरों से, चाहे नेपरा को भी ऑन बोर्ड रखें, कोई भी नई चीज़ लेकर आ रहा है उसके बारे में पूरी एक डिबेट होनी चाहिए, एक डिस्कशन होनी चाहिए। आप ये देखें ना कि इस वक्त पूरा मुल्क आईपीपी को रो रहा है, पूरा मुल्क कैपेसिटी पेमेंट्स को रो रहा है। अगर उस वक्त ये तदाबीर इख्तियार कर ली जाती तो मुझे उम्मीद है कि उस वक्त जो भी अहले इल्म होंगे वो इनको बेहतर मशवरा देते, विंड मिल्स पे आने का मशवरा देते, हाइड्रो यानी कि डैमों की तरफ जाने का मशवरा देते, कहते जी कि 6 महीने या साल भर हम और गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप वो चीजें करिए जिस पे आगे कौम खड़ी रह सके। अब आपके सामने है जितने रेट्स ऊपर जा रहे हैं और आगे की भी खबरें यही हैं कि यूटिलिटी के जो बिजली और गैस के रेट हैं वो ऊपर जाएंगे, तो कैसे लोग सरवाइव करेंगे, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पे गवर्नमेंट के इदारे और लोगों को बैठ के एक डिबेट करनी चाहिए। और फिर उस डिबेट में किन पॉइंट्स को अहमद साहब डिस्कस किया जाए, स्पेसिफिक चंद एक ऐसे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ये मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। एहतिशाम उलग साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम साहब ने उमर अयूब साहब की एक तकरीर असेंबली में सुनी जब उनकी नई नई हुकूमत आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, कि ये अगले साल हम ये सर्कुलर डेट को सिफर कर देंगे, और उस वक्त कोई 1100 अरब के करीब ये सर्कुलर डेट था। लेकिन जब वो अगला साल आया, 1.5 साल गुजरा, तो हमने देखा वो डेट डबल हो गया। तो ये कोई हुकूमत इस डेट को कम करने में क्यों नहीं कामयाब हो पा रही है? जो बिजली या तवानाई का मसला है पाकिस्तान में, ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में क्यों नहीं है? एहतिशाम साहब, अरबाब, नारे लगाने में क्या अर्जा है? ये तो अब अयूब साहब ने कहा, उमर अयूब ने कहा। आपको याद है वो जो मुराद सईद साहब ने कहा था कि जिस दिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में आएंगे, अगले दिन $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। तो ये नारे लगाने की तो हमारी एक सारी कौम को सियासी फ़ायदा उठाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। देखिए, सवाल ये कि एनर्जी सेक्टर इतना बुरे तरीके से अरबाब क्यों फ्लॉप हुआ, ख़राब हुआ? ठीक है, मतलब हमें एनर्जी का एक बड़ा सीरियस क्राइसिस डे 1 से रहा। अब ये बड़ा एक लंबा सवाल है कि जी इसमें हाइडल लॉबी है, थर्मल लॉबी है, उसके बाद फिर आप देख लें जिस अंदाज से लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो कहा जाता था कि जी आज से मुझे याद है 84-85 में वर्ल्ड बैंक ने $5 बिलियन ऑफ़र की थी कि कालाबाग डैम बना लें, और वो बना लेते तो आज सूरत हाल कुछ होती थी। उस वक्त के हिसाब से तकरीबन 3500-3600 मेगावाट बिजली बन सकती थी, लेकिन वो सियासी नज़र हो गया सारा मामला। चलें, आपने नहीं किया, बाकी आप डैम बना लेते। वो डैम अनाउंस होते रहे वक्तन फ़क्तन, लेकिन आपने देखा फिर बेनज़ीर मरहुमा के दौर में IPPs हमें ऐसे चिमटे कि वो जो चलें आप IPPs पे ही सौदे कर लेते, आपने करने थे। जिस तरह 11-11.5 सेंट पे वायदे किए गए, उसके बाद यही आप 22 सेंट 23 सेंट तक चले गए, अब तो उससे भी ज़्यादा है। जब बीबी ने किए थे 11 सेंट पे, तो अरबाब मुझे याद है सारी दुनिया में 3-4 सेंट पे ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर लगा करते थे। अब ये चाइनीज़ जो आए हैं, अब हमारे दोस्त हैं, लेकिन आपको क्या मैं बताऊं कि चाइनीज़ जिस तरह फ्लीस हमें कर रहे हैं, इनके सबसे ज़्यादा रेट्स हैं, सबसे ज़्यादा इनके चार्जेस हैं, और फिर इनकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। कैपेसिटी चार्जेस अलहदा आपको देने पड़ते हैं। इसी वजह से तो IMF वर्ल्ड बैंक कहता है कि जनाब आप आए ना, जो आपकी चाइनीज़ कंपनी हमें बताएं कि वो किस बुनियाद पे आपने उनको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। और यही बात तो फिर आप अमेरिकन करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हम आपको क्यों सपोर्ट करें कि IMF से आप प्रोग्राम लें। आप IMF से प्रोग्राम लेके कर्जा उतारते हैं चाइना का। अब देखें ना, चाइनीज़ का भी मसला है कि टोटल हमारा कोई $30 बिलियन का चाइनीज़ का कर्जा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 13-14 बिलियन के अब प्राइम मिनिस्टर गए शायद रोल ओवर हो जाए, फिर वो इसके बाद थोड़ा सा मामला को आसान होगा। लेकिन सवाल यह है कि जी एनर्जी सेक्टर यहाँ तक इसलिए पहुँचा कि हर दौर में हर हुकूमत ने अरबाब अपने अपने लोगों को नवाजा, IPPs लगा के दिए और उनके रेट अपनी मर्ज़ी से तय किए, टैरिफ उनके, और जो चाहते थे और उसमें कट लगाए। मैं अगले दिन एक क्लिप देख रहा था मरहूम जनरल मुशर्रफ का, वो कह रहे थे कि इसमें इतने खांचे हैं एनर्जी सेक्टर में अरबाब, उन्होंने कहा कि $1
अगर मैं उमर से ये बात कर रहा था, आज मैंने क्लिप देखा थी, शेयर कर रहा था कि 1 रुपया बिजली की बद में जो बढ़ाने की इजाज़त दे दी जाए, 1 अरब रुपया बंदा जेब में डाल के घर चला जाता। अब मुझे बताएं ना, रोना क्या है? अब असल सवाल तो यही ना कि जी पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल है हर चीज़ का, लेकिन मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं और जो लोग आते हैं वही काम कर रहे होते हैं कि जी हमने पैसा कैसे बनाना है। अभी सर्कुलर डेट इतनी तेज़ी से ऊपर गया है कि आज ये एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म अब आज हम 10, 15, 20% भी कर चुके होते तो ये शायद हमें ना देखना पड़ता जो इस वक्त देख रहे हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, फिर लाइन लॉसेज हैं। अभी नवाज शरीफ साहब के ज़माने में क्लेम करते हैं कि 13,000 मेगावाट उनकी दूसरी गवर्नमेंट में, और कहते हैं हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, हमने ग्रिड स्टेशन में दिया। और भाई अब वो उसको हाउस करने के लिए आपकी जो वो ट्रांसमिशन लाइन है वो डिके कर रही हैं, उसके लिए अब कहा जा रहा है कि जी 5 से 6 बिलियन डॉलर चाहिए कि वो उनको रिप्लेस किया जा सके। सही। तो अब सवाल ये कि जी वो मेथड ऑफ द मैडनेस ये डिमांड करता है कि जी आप फौरी तौर पे जो कर सकते हैं कि ये लाइन लॉसेस और ये इनके जो चोरी है बिजली की, इसको रोकने की कोशिश करें। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, अच्छा भाई दी मुझे याद आया, आपको याद होगा बानी पीटीआई के ज़माने में इन्होंने रीनिगोशिएट किए थे जो IPPs के साथ मायदे थे, और टेंटेटिव अरबाब एग्रीमेंट हो गया था कि 600 अरब रुपया पाकिस्तानी सालाना बचेगा। उन्होंने कहा था जी हम कम कर देंगे रेट्स अपने। वो फिर MOUs ट्रांसलेट हो ही नहीं सका हार्ड एग्रीमेंट में। वो क्यों नहीं हो सका ये आज तक नहीं समझ आई बात, सिर्फ नारे लगाने की हद तक है। साहब ये लाइन लॉसेस की या बिजली चोरी की जो रोकने की बात है, ये भी हर गवर्नमेंट को पिछले 15-20 साल से तो करती आ रही है, लेकिन ये अभी तक आमद इस पर क्यों नहीं हुआ? ज़रा उमर आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि क्या अब इस गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंटेंशन है कि ये जो कीमतें हैं इनको ज़रा कंट्रोल किया जा सके, रखा जा सके? उमर की तरफ हम फिर जाएंगे। अहमद अजीम अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अहमद साहब, ये अब जिन पॉइंट्स की आपने बात की, ज़रा स्पेसिफिकली अगर उनको आप डिफाइन करें कि गवर्नमेंट को बैठकर अब किन पॉइंट्स को, किस पॉलिसी को बनाना होगा, मैकेनिज्म क्या होगा कि लाइन लॉसेस को रोका जा सके, बिजली चोरी रोकी जा सके, ये 4 ट्रिलियन की तरफ जो डेट हमारा जा रहा है, चले यहाँ से हम इसको कम करने की कोशिश तो करें, नुक्ता आगाज़ इसका क्या हो सकता है? अहमद अजीम साहब को आवाज़ आ रही है? अहमद अजीम साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं, फिर उनके सामने सवाल रखते हैं कि अब हुकूमत इस एनर्जी सेक्टर को लेकर किस पॉलिसी को इख्तियार करे, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाए। क्या इस बजट से कुछ ऐसा कोई सिलसिला शुरू हो सकता है? नहीं, चूँकि अभी जब IMF के प्रोग्राम में अभी हुकूमत जा रही है तो हम देख रहे हैं कि बिजली और गैस को मज़ीद महंगी करने की बात की जा रही है। जो पावर सेक्टर है इसमें टैरिफ्स जब मज़ीद बढ़ेंगे तो एक आम आदमी पर अल्टीमेटली बोझ में इजाफा होगा, और चाहे इन्फ्लेशन रेट ना बढ़े, चाहे महंगाई ना बढ़े, लेकिन जब यूटिलिटीज़ बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली फिर महंगाई का बोझ एक आम आदमी को मज़ीद दबा देता है। अब ये वो एक वक्त है कि जिस वक्त हुकूमत को कुछ मौसर इक़दाम उठाने कि 4,000 ट्रिलियन की तरफ अब ये जब फिगर जा रहा है सर्कुलर डेट का, तो इसको कैसे अंडर कंट्रोल रखना है, इसको कम कैसे करना है, कौन कौन से वो इक़दाम हो सकते हैं, और फौरी तौर पर अगर उठाने की ज़रूरत है तो कुछ ज़रा तफसील से इस पर बात करेंगे। अहमद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।